वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, आज आप लोग इस सेशन में टेंस से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम पूर्व में आप लोगों को आश्वस्त किए थे, तो आए कुछ सेंटेंसेज आप लोगों के सामने रखे हैं, उन्हें टेंस और सेंस के आधार पर आप लोग हल करेंगे। तो प्रश्न क्या है? यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी निम्नलिखित वाक्यों में जो वर्ब दिए गए हैं ऑप्शंस के रूप में, उनके करेक्ट फॉर्म को खाली स्थानों पर क्या करना है? भर देना है, रख देना है। तो चलें, अब पहला सेंटेंस देखें। आई शैल हेल्प यू इफ यू, खाली स्थान है, टू मी। ऑप्शन क्या है? विल कम, कम। दो ऑप्शंस हैं, विल कम होगा या कम होगा। तो पहले बारी बारी से आप लोग देख लें। आई शैल हेल्प यू इफ यू विल कम टू मी। तो यह जो सेंटेंस होगा वह क्या होगा? कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंस में देखिए, पहला दो क्लॉजेज हैं। पहला क्लॉज है आई शैल हेल्प यू, और दूसरा क्लॉज होगा, यदि हम विल कम रखेंगे तो क्या हो जाएगा? इफ यू विल कम टू मी। तो यह उचित नहीं होगा नियमतः, क्योंकि कंडीशनल वाक्य में जो दो क्लॉजेज होते हैं वे दोनों फ्यूचर टेंस में कभी नहीं होंगे। एक फ्यूचर टेंस में होगा तो दूसरा क्या होगा? हाँ, एक फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा तो दूसरा क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हाँ, तो कौन फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा और कौन क्लॉज जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, यह भी आप लोग जान लें। तो जो क्लॉज कंजंक्शन से शुरू होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। हाँ, और जो बिना कंजंक्शन का होगा, यानी जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो क्या होगा? ऑलवेज फ्यूचर टेंस में होगा। तो अब आप लोग जान गए कि कंडीशनल सेंटेंस में जो क्लॉज कंजंक्शन से शुरू होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और जो क्लॉज बिना कंजंक्शन का शुरू होगा यानी प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। ठीक है। तो अब यहाँ जो विल कम हम रखते हैं, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों जो क्लॉजेज होंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट में हो जाएंगे, जो कि अनुचित होगा नियमतः। इसलिए जो सेकेंड क्लॉज है जो कि इफ से शुरू है, जो कि कंजंक्शन है, तो इसको क्या होना चाहिए नियमतः? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। तब अब विल कम नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा? कम। कम इज द राइट आंसर। यहाँ पर कम हो जाएगा। अब देखें, कम रखने से यहाँ पर सेंटेंस का जो क्लॉज का स्ट्रक्चर भी है वो सही हो जाता है। सेकेंड जो क्लॉज है, यू कम टू मी, तो सब्जेक्ट हो गया। प्रेजेंट सिंपल के लिए सब्जेक्ट प्लस V1 होता है, तो देखिए V1 सब्जेक्ट के नंबर के मुताबिक कम ठीक है, टू मी हो गया। तो अब यह क्या सेंस देने लगा? हाँ, सेकेंड क्लॉज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन सेंस क्या दे रहा है? फ्यूचर टाइम का। देखिए, आई शैल हेल्प यू इफ यू कम टू मी का मतलब हुआ हिंदी अर्थ कि मैं तुम्हें मदद करूंगा यदि तुम मेरे पास आओगे। चलिए, अब सेकेंड वन, द चीफ मिनिस्टर, खाली स्थान है, फॉर दिल्ली टुमारो। इसमें दो ऑप्शन हैं, लिव्स, हैज लेफ्ट। तो बारी बारी से देखें, लिव्स रखते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है? द चीफ मिनिस्टर लिव्स फॉर दिल्ली टुमारो। तो यह उचित सेंस दे रहा है। हाँ, यह क्या दर्शा रहा है? हाँ, प्लान्ड या शेड्यूल्ड एक्शन के बारे में दर्शा रहा है। हाँ, प्रोग्राम के बारे में दर्शा रहा है कि चीफ मिनिस्टर क्यों दर्शा रहा है? हाँ, यहाँ पर फ्यूचर टाइम का भी बोध हो रहा है, टुमारो भी दिया हुआ है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी प्लान्ड या शेड्यूल्ड एक्शन हो
या कोई प्रोग्राम हो जो कि फ्यूचर टाइम में घटने वाला हो, होने वाला हो, तो वैसे वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखने के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस V1 होता है। सब्जेक्ट के नंबर के मुताबिक V1 में एस या ES या IS जोड़ भी देते हैं सिंगुलर बनाने के लिए। तो यहाँ पर जब हम लिव्स रखते हैं तो लिव में ऑलरेडी एस जुड़ा हुआ है, इसको सिंगुलराइज किया हुआ है। लिव्स जो क्या है, सिंगुलर नंबर को दर्शाता है, तो यह सिंगुलर नंबर में है। और चीफ मिनिस्टर जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर नंबर में है, तो लिव्स होगा, वो क्या हो जाएगा, यही राइट आंसर होगा। हाँ, लिव्स इज द राइट आंसर। हैज लेफ्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शाता है, जो कि उचित नहीं नियमानुसार। हाँ, प्लान्ड या शेड्यूल्ड एक्शन या प्रोग्राम को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आप लोग जानिए। अब थर्ड वन देखें। द बॉय खाली स्थान है, मेकिंग अ नॉइज फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसमें दो ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या है, पहला इज होगा या हैज भी होगा। तो इज रखते हैं यहाँ, मान लीजिए, तो द बॉय इज मेकिंग अ नॉइज फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पर टाइम दर्शाया हुआ है। हाँ हाँ, मैंने पहले से एक्शन होता आ रहा है। तो जैसा कि आप लोग पढ़े हैं टेंस के दौरान कि कोई भी एक्शन जो हाँ पास्ट टाइम से शुरू हो और प्रेजेंट में जारी रहे, तो वैसे वाक्यों को हम क्या करते हैं, हाँ ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए बोल रहे हैं, वैसे वाक्यों को हम इस ऑप्शन के मुताबिक क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं रखेंगे। इज रखने से क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। हाँ देखिए, जब नॉइज तक रहता तो द बॉय इज मेकिंग अ नॉइज तो यहाँ तक रहता, और फॉर ए लॉन्ग टाइम नहीं रहता, तब तो ठीक है, इज द्वारा बन जाता, क्योंकि कंटिन्यूटी शो कर रहा था। हाँ, काम जारी था तत्काल, तो तब यहाँ तक हो जाता। लेकिन फॉर ए लॉन्ग टाइम दर्शा रहा है, तो यह दर्शा रहा है यह कि जो एक्शन है वो पहले से होता आ रहा है लंबे समय से और अभी भी जारी है। तो वैसे एक्शन को दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम उपयोग में लाते हैं। ऑप्शन में भी यहाँ पर दिया हुआ है कि इज होगा या हैज बीन होगा, तो क्या होएगा, हैज बीन इज द राइट आंसर, इज नहीं होगा। हैज बीन हो गया। अब हमारा हो गया, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण हो गया, जो कि सही है, होना भी चाहिए। अब फोर्थ वन देखिए, ही यूजुअली हिज ब्रदर। तो इसमें दो ऑप्शंस हैं, हेल्प्स हेल्प्ड। तो पहले हम हेल्प्स को यहाँ रख करके देखते हैं। ही यूजुअली हेल्प्स हिज ब्रदर, तो सही लग रहा है। यह क्या दर्शा रहा है, यदि हेल्प्स यहाँ रखते हैं तो क्या दर्शा रहा है, हाँ आदत का भाव झलक रहा है इससे, हैबिट का, हैबिट दर्शा रहा है कि वह आमतौर पर अपने क्या करता है, भाई को मदद करता है। तो सही लग रहा है कथन। हेल्प करते हैं तो यह तो पास्ट टाइम को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर जो क्या होगा, हेल्प्स होगा। हेल्प्स इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि यह आदत को दर्शा रहा है। हाँ, इससे तीनों टाइम का बोध होता है कि वह आमतौर पर क्या करता था, क्या करता है, अपने भाई का मदद करता रहता है। आमतौर पर का मतलब क्या होगा, यूजुअली हुआ, जनरली हुआ, ऑलवेज हुआ, ऑफन हुआ, फ्रीक्वेंटली हुआ। ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहते हैं तो वे हैबिट को दर्शाते हैं। तो देखिए यूजुअली यहाँ लगा हुआ है,
इसलिए जब हेल्प से यहाँ पर आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निर्माण हो गया, तो यह आदत को दर्शा रहा है जो कि सही। ठीक है, चलें अब फिफ्थ वन देखें। डिड यू, खाली स्थान है, हिम प्रश्नवाचक से। दो ऑप्शंस दिए गए हैं, सी है या सा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निर्माण करने के लिए सबसे पहले सहायक क्रिया देखिए, डू का डिड हो गया है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है। तो उसके बाद क्या होता है, V1 होता है। V1 क्या होता है, इन्फिनिटिव विदाउट टू होता है, यानी प्लूरल नंबर में क्रिया होती है। तो यहाँ पर सी जो है वो ठीक है, हाँ V1 है, तो यहाँ V1 हम रख देंगे, क्या है, सी। सा क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह V2 है, V2 की आवश्यकता नहीं। डिड यहाँ पर दिया हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर सी होना जरूरी है। सहायक क्रिया, उसके बाद में सब्जेक्ट, अब प्लस क्या हो जाता है, V1 होता है, जो कि इन्फिनिटिव विदाउट टू है, तो सी इज द राइट आंसर हियर। चलें, V2 नहीं होगा, यह गलत है। 6 देखें, द अर्थ, खाली स्थान है, राउंड द सन, मूव्ड है, हम मूव्स है। दो ऑप्शंस यहाँ पर उपस्थित हैं, अब दोनों में हमको चूज करना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर रख करके देखें, द अर्थ मूव्ड राउंड द सन। तो इससे क्या पता चलता है, अर्थ हिंदी क्या होगा इसका, कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती थी, माने पास्ट टाइम में घूमती है, तो केवल पास्ट टाइम का बोध होता है, हाँ घूमती थी। लेकिन जो पृथ्वी होती है वह तो पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम तीनों में सूर्य की परिक्रमा करती है। ऐसा तो बात नहीं ना कि सूर्य पृथ्वी का परिक्रमा करता है पास्ट प्रेजेंट टाइम में, और पास्ट टाइम में पृथ्वी जो थी वो सूर्य की परिक्रमा करती थी, वैसी तो बात नहीं है। फ्यूचर टेंस में फिर कोई करेगा, वैसा बात तो नहीं है। जो पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा, यानी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो पास्ट टाइम में भी घूमती थी, प्रेजेंट टाइम में भी घूमती है, और फ्यूचर टाइम में भी ऐसा ही कि घूमेगी। तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ को हमेशा उस कथन को क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में आप लोग जानिए रहे हैं, हाँ, जो इटर्नल ट्रूथ होता है, चिरंतन सत्य होता है, वो क्या कहलाता है, हाँ, जिसका जो समय होता है और स्थान होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो चले, तो अब उस आधार पर मूव्ड तो होगा नहीं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको होना है, तब उसके लिए क्या हो जाएगा, मूव्स हो जाएगा। हाँ, मूव्ड क्यों नहीं होगा, यह V2 है, यह पास्ट टाइम को डिनोट करता है। ठीक है, समझ गया ना। अब चलिए 7th वन देखिए, राम खाली स्थान है, गोन बिफोर यू केम। तो अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, हैज और हैड। ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम पहले मान लीजिए हैज को रख देते हैं। तो राम हैज गॉन बिफोर यू केम, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए बिफोर यू केम, तो बिफोर के बाद में क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो यदि ऐसा स्ट्रक्चर रहता है कि बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो, हाँ, तो यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस है, इसमें दो क्लॉजेज हैं। तो बिफोर के बाद में जो क्लॉज हो वो पास्ट इंडेफिनिट में हो, तो बिफोर के पहले वाला क्लॉज क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड होता है, तब V3 होता है। तो सब्जेक्ट है, ये है V3 भी है, या तो यहाँ किस चीज की आवश्यकता है, हेड की आवश्यकता है। तो हेड इज द राइट आंसर, हैज नहीं होगा। अब आप लोग जान गए, हाँ, राम हैड गॉन बिफोर यू केम, आपके आने के पहले राम चला गया था। ठीक है, अब चलिए 8th देखें, द सन इन द ईस्ट।
यहाँ सन के बाद में खाली स्थान है, इसमें दो ऑप्शंस दिए गए हैं, इज राइजिंग अराइजिंग। अब दोनों में से हमको चूज करना है। तो द सन पहले मान लीजिए इज राइजिंग यहाँ रखते हैं इन द ईस्ट, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कंटिन्यूटी शो कर रहा है, हाँ कि उग रहे हैं। और दूसरे को जब रखते हैं बारी बारी से रख करके देखें तो इसका मतलब क्या कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। हाँ, तो यह कथन सही लग रहा है। क्यों सही लग रहा है कि जो सूरज है वह पूरब में उगता है, और पास्ट टाइम में भी उगता था पूरब में, और फ्यूचर में भी उगेगा पूरब में। तो यूनिवर्सल ट्रूथ लग रहा है, तो यह कथन सही होता है। हाँ, राइजेज जो है यहाँ पर क्या होगा, राइजेज इज द राइट आंसर, यहाँ राइजेज होगा। हाँ, इसका यह मतलब नहीं कि सूरज अभी पूरब में उग रहा है और बाद में कहीं और उगेगा, वैसी बात नहीं है। अभी उग रहा है माने अभी जारी। यहाँ सेंस क्या होना चाहिए, हाँ यह होना चाहिए, सेंस यह होना चाहिए कि जो सूरज है अभी भी पूरब में उगता है, पास्ट में भी उगता था और फ्यूचर में भी उगता है। माने यूनिवर्सल ट्रूथ कथन है। और यूनिवर्सल ट्रूथ कथन को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किया जाता है। इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए राइजेज होगा, इज राइजिंग नहीं होगा, क्योंकि यह तो हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। द सन इज राइजिंग इन द सन, इज राइजिंग यदि हम रखते हैं तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि कथन यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। राइजेज रखने से सही सेंस निकल रहा है, इसलिए राइजेज इज द राइट आंसर। चलिए अब 9th वन देखिए, ही खाली स्थान है, अप एट 5 o'clock एवरी डे। देखिए एवरी डे दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शंस 2 दिए हुए हैं, गेट्स इज गेटिंग। तो पहले गेट्स को हम रख करके यहाँ देखते हैं, ही गेट्स अप एट 5 o'clock एवरी डे। हाँ, तो एवरी डे हो, ऑलवेज हो, बताए हैं ना। हाँ, यूजुअली हो, और सब है। हाँ, वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं, तो किसी सेंटेंस में रहने पर, हाँ, और वो सेंटेंस यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो तो उसे हैबिट का भाव झलकता है। हाँ, हैबिट, आदत का भाव झलकता है, और आदत का भाव झलकता है तो वैसे वाक्यों को क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ गेट्स रख देने से तो ठीक सेंस दे रहा है, हैबिट का सेंस शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा है। मान लीजिए हम गेट्स अप लिख दिए, हाँ ऑप्शन में है, तो ही गेट्स अप एट 5 o'clock एवरी डे, तो यह हैबिट शो कर रहा है। और इज गेटिंग लिखेंगे तो वह कंटिन्यूटी दर्शा रहा है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि यहाँ एवरी डे लगा हुआ है, इस पर भी ध्यान देना है। हाँ, तो तब क्या होगा, जो गेट्स होगा इज द राइट आंसर हियर। हाँ, सेंस को ध्यान में रखते हुए इसका जो टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए 10th वन देखिए, आई खाली स्थान है, हाँ लास्ट ईयर। देखिए लास्ट ईयर यहाँ दिया हुआ है, तो लास्ट ईयर से क्या पता चल रहा है कि यह पास्ट टाइम का बोध कराता है। तो जो वर्ब होगी वो पास्ट टाइम को डिनोट करेगी। ऑप्शन में दिया हुआ है हैव मेट, मेट दिया हुआ है, तो मेट क्या है, V2 है, या पास्ट फॉर्म में है। हैव मेट यहाँ रख देते हैं, तो हैव मेट रखने से क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य बन जाएगा। मान लीजिए बारी बारी से हम देख रहे हैं, पहले हैव मेट रखिए, तो आई हैव मेट हर लास्ट ईयर, तो यह क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बन जाएगा। और यहाँ लास्ट ईयर दिया हुआ है,
लास्ट ईयर नहीं दिया रहता तब तो हैव मेट हो जाता, आई हैव मेट। लेकिन जो लास्ट ईयर जो दर्शा रहा है, हाँ फ्यूचर सॉरी पास्ट टाइम को डिनोट करता है, डिनोटिंग वर्ड है। हाँ, लास्ट ईयर हुआ, लास्ट मंथ हुआ, लास्ट डे हुआ, लास्ट संडे हुआ, लास्ट मंडे हुआ, हाँ एस्टरडे हुआ, ये सब वाक्य में रहते हैं। तो ये क्या दर्शाते हैं? पास्ट टाइम को दर्शाते हैं। और ऐसे वाक्यों का निर्माण पास्ट टेंस में किया जाता है, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट टेंस के अंतर्गत पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हाँ लाने के लिए इस वाक्य को क्या करेंगे? हाँ V2 को रखेंगे, मेट को रखेंगे। तो मेट इज द राइट आंसर। आई मेट हर लास्ट ईयर, अब सही हो गया। साथियों, आज बस इतना ही। यदि सेशन अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। आज बस इतना ही, और अगले सेशन में हाँ हम बेसिक टू एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। आज कुछ आसान वाक्यों को आप लोगों के सामने समझने के लिए रखे थे, चूँकि पहला दिन था। और अगले सेशन में इससे कुछ कड़े प्रश्नों को आप लोगों के सामने रखे जाएंगे, वाक्यों को, और उसके जरिए कुछ विशेष रूल्स आप लोग जानेंगे टेंस और सेंस के आधार पर। ठीक है, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।